गुड आफ्टरनून CBL चैंपियंस एंड वेलकम टू CBL's इंग्लिश क्लासेस। आज टाइम हो गया है लेक्चर नंबर 16 का, सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। ऑल राइट, अब हम कुछ हफ्तों से वोकैबुलरी कर रहे हैं, अनसीन पैसेजेस कर रहे हैं, वोकैबुलरी अनसीन पैसेजेस के थ्रू समझने की भी कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप कि आप इससे एनरिच्ड फील कर रहे होंगे। आप खुद भी अपने एंड पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और न्यू वर्ड्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। आई एम श्योर यू वुड बी डूइंग ऑल ऑफ दिस। अब हमारी रीसेंट ऑब्जर्वेशन ये थी, जब हम क्वेश्चन बैंक्स बनाते हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करते हैं, तो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने देखा है या नोटिस किया है वो है आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कीजिए। आपको कुछ एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें कोई एक वर्ड हाईलाइट कर दिया जाता है या अंडरलाइन कर दिया जाता है एंड यू आर आस्क्ड कि इसमें ये जो पर्टिकुलर वर्ड है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कीजिए। तो आज की क्लास में हम एक रिफ्रेशर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इस क्लास में जो हम कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होगा, बट इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं आपको तो इनको अटेम्प्ट करने के लिए, और इसी तरह के आते हैं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये नॉलेज काफ़ी होगी और इससे आपका भी बेसिक जो फाउंडेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, क्योंकि हम एक रिफ्रेशर की तरह ये डिस्कस करेंगे। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू गो रियली इन डेप्थ और वो एक्सेप्शन वाले केसेस नहीं करेंगे। हम प्योर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड रिफ्रेशर क्लास करेंगे ये। ऑल राइट, उसके अलावा इससे रिलेटेड MCQs करेंगे ताकि हम इस नॉलेज को अप्लाई कर पाएँ। और अगर कुछ चैलेंजिंग लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जो भी फीडबैक है आप दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चैलेंजिंग एरिया लग रहा है PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको मतलब इस दौरान, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आता, इस दौरान अगर आपने यू हैव अ चैलेंज एरिया, डेफिनेटली लेट मी नो, ओके, कमेंट सेक्शन में। एंड ऑफ कोर्स वील डू वन अनसीन पैसेज ऑल्सो, ताकि हम वोकैबुलरी की भी एक क्विक प्रैक्टिस कर सकें। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट गोइंग। ओके, ऑल राइट, अब बेसिक सी इंट्रोडक्शन क्या है कि वर्ड्स को हम कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन द रोल दे प्ले, कि वो क्या फंक्शन उनका क्या है किसी भी सेंटेंस में। तो हर सेंटेंस में जो भी वर्ड्स हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, इसेंशियली वो कैटेगराइज होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? वही वर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। तो उसमें ये तो आपने मतलब बेसिकली हमें शायद 3rd 4th से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये हमें सबको ऑलमोस्ट आई एम होपिंग कि पता होगा। अगर नहीं भी है तो हम एक क्विक इसका क्विक डिस्कशन करेंगे ही। तो क्या क्या हैं वर्ड क्लासेस? नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, प्रोनाउंस हैं, prepositions, conjunctions and interjections. All right, तो ये हैं 8 classes और 8 word classes of noun और parts of speech जिन्हें हम कहते हैं। नाउन से स्टार्ट करते हैं। लाइक आई सेड कि हम बेसिक रखेंगे, लेकिन हम उसको इतना डिस्कस करेंगे ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था। नाउन्स क्या होते हैं? संज्ञा, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं ना, तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन, नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, फीलिंग्स और आइडियाज। राइट, ये हमने अच्छे से रटी हुई है ये डेफिनेशन, इजंट इट। अब नाउन्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट। हमेशा नाउन्स ये वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे, हु इफ इट इज अबाउट अ पर्सन, या व्हाट इफ इट इज अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और क्या तरीके हैं? नाउन मार्कर्स क्या होते हैं? द वर्ड्स आर ए एंड द, ये नाउन्स के आगे लगते ही हैं अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है। कॉमन नाउन्स के आगे तकरीबन नाउन मार्कर्स, जो कि एडजेक्टिव्स भी माने जाते हैं या जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं, हमने आर्टिकल्स के नाम से पढ़ा है, ये नाउन्स के आगे लगे होते हैं, नाउन्स को प्रिसीड करते हैं, ठीक है। दे प्रिसीड द नाउन्स, राइट, एंड दे आंसर हु और व्हाट। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, यहीं से लेते हैं, द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, फीलिंग्स,
नाउन की डेफिनेशन में ही अगर ये द लगा है, ये नेम्स को प्रिसीड कर रहा है, मतलब नेम्स क्या है, नाउन है, ठीक है। इसी तरह से द क्वेश्चंस, इसका मतलब क्वेश्चंस नाउन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंगली हमें हेल्प करती है नाउन्स को पहचानने के लिए कि नाउन्स के हम सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, राइट। वर्ब्स के नहीं बनते हैं और किसी वर्ड क्लास के नहीं बनते हैं। जो सिंगुलर प्लूरल बनता है वो नाउन्स का ही बनता है। और हम सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं? मोस्ट कॉमन letter used to make a noun plural is s, और a group of letters es, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस बन गया, पेंसिल का पेंसिल्स बन गया। इसी तरह से नेम नेम्स, क्वेश्चन क्वेश्चंस, फीलिंग फीलिंग्स, थिंग थिंग्स। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर नाउन्स। नाउन्स को हम प्लूरल बना सकते हैं। सो यूजुअली फॉर्म अ प्लूरल बाय एडिंग एन s or es. So try adding s to mean more than one, और फिर अगर and to make a plural out of it. अगर plural बन रहा है, ऐसे नहीं कि किसी वर्ड में भी s लगा दिया या किसी वर्ड में s लगा हुआ है तो वो noun हो गया। Only if it means plural or more than one, ठीक है। और एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, वो है जैसे हमने उसमें भी किया था जब हम डिस्कशंस कर रहे थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि नेस मेंट, जज का जजमेंट बन गया तो जजमेंट नाउन होगा। जज भी नाउन होता है बट जज इज ऑल्सो यूज एज अ वर्ब, राइट। तो एंस, ये सब जो हैं ये सफिक्सेस, दे हेल्प मेक नाउन्स आउट ऑफ अदर वर्ड्स, ठीक है, अदर वर्ड क्लासेस। नॉट दैट सारे वर्ड्स को हम ये लगा के, ये सफिक्सेस लगा के बना देंगे, एंड आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये कॉमन एंडिंग्स है, कॉमन सफिक्स एंडिंग्स हैं नाउन बनाने के लिए। हम एडजेक्टिव्स के भी देखेंगे, उनकी भी कुछ कॉमन सफिक्सेस होते हैं बट व्हेन वी डिस्कस एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नाउन मार्कर्स हमने नोटिस करने हैं, सिंगुलर प्लूरल बनाना है। अगर आपको कभी भी नाउन को लेकर कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि अगर आइडेंटिफाई करना है हमने नाउन, जैसे हमने इस सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई कर दिया, नाउन नाउन्स, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ नाउन, नाउन इज अ नाउन, नाउन और क्या होगा? वर्ड्स विच शो एक्शन और डूइंग आर कॉल्ड वर्ब्स, राइट। आप फेमिलियर होगे वर्ब से, क्रिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का। इसके बगैर कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। दे आर कॉल्ड द मोस्ट पावरफुल वर्ड क्लास, ठीक है। अब वर्ब्स में हमने देखा है डायनामिक वर्ब्स भी होते हैं, जिससे हम एक्शन या जिससे कोई मतलब जो डायनामिक वर्ड्स जिनको बोलते हैं, डायनामिक वर्ब्स जिनको बोलते हैं, जिससे प्रॉपर एक्शन पता चलता है, जैसे पुट करना, मूव करना, इसमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्शन होता है, तो वो डायनामिक वर्ब्स हो गए। एक होते हैं स्टेटिव वर्ब्स, जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग पता चलती है। वो यूजुअली सिग्निफाई करते हैं सेंस को, इमोशंस को, डिज़ायर को, कैसा आप फील कर रहे हैं, फीलिंग वेरी कोल्ड इन दिस रूम, तो या फिर आई एम फीलिंग वेरी अपसेट टुडे, तो जहाँ पे फीलिंग है, इमोशंस हैं, वो स्टेट ऑफ बीइंग है। हाउ इज़ वन फीलिंग टुडे, कैसा स्टेट ऑफ बीइंग है, तो उन वर्ड्स को हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, बी के फॉर्म जो हो गए वो लिंकिंग वर्ब्स, इनकी वजह से हम बेटर कन्वे कर पाते हैं वर्ब्स को, बेटर लिंक कर पाते हैं वर्ब्स को, ऑलराइट। सब्जेक्ट और किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटर लिंक करने के लिए कई बार लिंकिंग वर्ब्स की एसेंशियली ज़रूरत पड़ती है। कंप्लीट वर्ब्स, और जब लिंकिंग वर्ब्स helping verbs or main verb, when they come together to form a complete verb, तो उनको हम complete verbs बोलते हैं obviously, और क्या बोलेंगे, खैर। so main verbs plus helping verbs make complete verbs। helping verbs में क्या क्या आता है? helping verbs के forms आपको पता ही होंगे, can, could, will, would, shall, should। these will always remain as helping verbs, these will always play the role of a helping verb। लेकिन कुछ और words हैं, pay attention to these, ये helping verb का भी रोल प्ले कर सकते हैं या फिर कई बार ये main verbs की तरह यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे this, is it visible now? This boy is very smart।
किसके बारे में बोल रहे हैं ये? दिस बॉय इज वेरी स्मार्ट, राइट? यहाँ पे बॉय की क्वालिटी क्या है? ही इज स्मार्ट. एंड हाउ स्मार्ट? वेरी स्मार्ट. वेरी एडवर्ब है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, एंड इज द मेन वर्ब, राइट? दिस बॉय इज वेरी स्मार्ट. एक और सेंटेंस देखते हैं. ही इज गोइंग टू अ पार्टी. सिंपल सा सेंटेंस है. ही इज गोइंग टू अ पार्टी. तो यहाँ पे इज गोइंग कंप्लीट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है इज गोइंग टू द पार्टी, टू अ पार्टी. तो ये एक कंप्लीट वर्ब हो गया. अब जब आपको डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स मिल रहे हैं तो आपने पहचानना कैसे है सेंटेंस में? अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई दिस वर्ड वेदर इट्स अ वर्ब और नॉट, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कई बार जेरेंड्स होते हैं या पार्टिसिपल्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं. तो अब जब अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो हमने कैसे पहचानना है कि ये वर्ब है या नाउन है? जेरेंड फॉर्म में जैसे रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम या माई फेवरेट हॉबी. यहाँ पे रीडिंग इज नॉट अ वर्ब, राइट? रीडिंग इज द नेम ऑफ अ हॉबी दैट आई परस्यू. तो जब ऐसे ट्रिकी वर्ड्स आते हैं तो हमने वर्ब कैसे पहचानना है? तो वर्ब की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है या सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है किसी भी एक्टिविटी का टाइम बताना, वेदर टेंस बताना इन प्रॉपर टर्म्स, कि वेदर समथिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड या अब वो हो रही है, घटित हो रही है, या फिर वो फ्यूचर में होगी. तो दैट इज़ द रोल, द मेन रोल ऑफ अ वर्ब. कि वर्ब हमें इतना पावरफुल होता है कि उसके बगैर तो सेंटेंस नहीं बन सकता, लेकिन वो अपने आप में एक सेंटेंस बना सकता है. खैर, आइडेंटिफाई करने का तरीका हमने क्या निकाला है कि हम किसी भी सेंटेंस का अगर टेंस चेंज करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो भी वर्ड अपना फॉर्म चेंज करेगा वो वर्ब होगा. इसमें देखते हैं. ही इज गोइंग टू अ पार्टी. ही had gone to a party, past tense में अगर करें तो going का क्या बन गया? had gone, right? he had gone. तो clearly is going, ये complete verb is playing the role of a verb. change हो गया ना, had gone. तो इस तरह से verbs identify कर सकते हैं आप. the boy is very smart, this boy is very smart, this boy was very smart, or whatever, that boy was very smart. तो इस तरह से यहाँ पे is है जो वो verb का रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया. ये आप किसी भी irrespective of how complicated a sentence is, ये रूल verbs पे अप्लाई होता ही होता है. ठीक है, और ये नहीं कि आपने अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सिर्फ पास्ट टेंस में कर दिया और आप वहाँ रुक गए. समटाइम्स वर्ब्स डोंट चेंज फॉर्म इन वन पर्टिकुलर टेंस टू अनदर, लेकिन अगर आप तीनों टेंस बनाओगे तो उसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन श्योर शॉर्ट होएगी. ठीक है, एंड द एंडिंग्स IFY एंड IZE और IZE यूजुअली फॉर्म वर्ब्स, जैसे जस्टिफिकेशन से जस्टिफाई. ऑल राइट, IZE का क्या एग्जाम्पल हो गया? सब्सिडी से सब्सिडाइज, सब्सिडी नाउन हो गया एंड सब्सिडाइज वर्ब हो गया. एंड ING और ED फॉर्म तो हमें पता ही है कि वर्ब के होते ही हैं. क्राइंग, क्राइड, पुलिंग, पुल्ड, मूविंग, मूव्ड, राइट? तो ये कॉमन वर्ब एंडिंग्स हैं. ऑल राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, एडजेक्टिव्स पे आते हैं. वर्ड्स विच डिस्क्राइब ओनली नाउन्स. एडजेक्टिव्स सिर्फ और सिर्फ नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, नो अदर वर्ड. ओके, दे ऐड वैल्यू ओनली टू नाउन्स. दे टेल व्हाट काइंड, क्या क्वेश्चन आंसर करते हैं? व्हाट काइंड, हाउ मेनी, इस तरह के क्वेश्चंस आंसर करते हैं. One thing to notice is most of the adjectives are found or they pile up in front of nouns. Usually, this is most usually found. लेकिन is that a thumb rule that we should make? No, it's not a thumb rule. हमें और फॉर्म में भी मिलते हैं. For example, the big gold flashy ring हो गया. इसमें big, golden, flashy ये सब ring की qualities हो गई. So they are all adjectives. ठीक है,
इसको लेकिन अगर हम लिंकिंग वर्ब को यूज करके इसी सेंटेंस को बनाते हैं, द बिग गोल्डन फ्लैशी रिंग, द रिंग विच इज बिग गोल्डन एंड फ्लैशी, तो यहाँ पे रिंग के को प्रिसीड तो नहीं कर रही है कोई भी वर्ड्स। यहाँ पे देखते हैं द रिंग इज बिग गोल्डन एंड फ्लैशी, प्रिसीड तो नहीं कर रहे हैं, नाउन के आगे पाइल्ड अप नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने लिंकिंग वर्ब यूज कर लिया तो उसके साथ में आके उनका रोल नहीं चेंज होगा, दे आर स्टिल एडजेक्टिव्स टेलिंग अस द क्वालिटी ऑफ द नाउन रिंग। ठीक है, अनदर थिंग टू नोट जो हम क्लासेस में डिस्कस करते आ रहे हैं, जैसे IOUS, IVE, Y, IBLE, ICAL, ये जो सफिक्सेस हैं ये हमें एडजेक्टिव्स बनाने में हेल्प करते हैं, राइट? जैसे जस्टिफाई, जस्टिफाइबल, ब्यूटी, ब्यूटिफुल, और इसी तरह से एक्सक्यूज मी देर आर सेवरल वर्ड्स दैट कैन बी नाउन्स जिनको हम एडजेक्टिव्स में चेंज कर सकते हैं इन सफिक्सेस को यूज करके। ऑलराइट, प्रोनाउंस वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, they take place of nouns and they help us in avoiding unnecessary repetition. Most common pronouns are I, he, we, she, ये तो बहुत easily identifiable है। खैर, prepositions ये हमने thoroughly discuss किए थे अपनी lecture में, I think some 3 to 4 weeks back। अगर आपको इनमें डाउट है तो आप revisit that lecture, ठीक है? प्रेपोजिशंस की अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस हम थरली डिस्कस कर चुके हैं, राइट? एडजेक्टिव्स भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रेपोजिशंस हेल्प इन मेकिंग प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब ये मैंने एग्जांपल रखे हैं, कल के लेक्चर में मैंने बाय मिस्टेक इनको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोला है, विच इज नॉट राइट। दीज आर नॉट प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, दीज आर फ्रेजल वर्ब्स, दे आर फ्रेजल वर्ब्स। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जो प्रेपोजिशन के साथ में उसके ऑब्जेक्ट को मिला के बनते हैं, राइट? इन अ मोमेंट, जैसे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन प्लस अ मोमेंट जो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको मिला के प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गए। इनको हम क्या बोलते हैं? जब प्रेपोजिशंस और कोई एडवर्ब यूज होके, वर्ब और प्रेपोजिशंस यूज होके या वर्ब और एडवर्ब यूज होके जो फ्रेजेस बनती हैं, प्रेपोजिशन और एडवर्ब्स यूज होके जो फ्रेजेस बनती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, राइट? अब इसमें जैसे अप फ्रेज, अप वर्ब है, सॉरी अप वर्ब है और बैक जो है अप प्रेपोजिशन है और बैक वर्ब है, तो बैकअप। अब ये कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग बना देता है। फ्रेजल वर्ब्स गिव अस ए कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट द इंडिविजुअल वर्ड स्टैंड फॉर। आपका इंडिविजुअल मीनिंग अलग है, बैक का इंडिविजुअल मीनिंग अलग है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होके आते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आर दीज एंड आई एम सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। तो आप ये ध्यान रखिए कि फ्रेजल वर्ब्स डिफरेंट होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस डिफरेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। जैसे मैंने कहा, प्रेपोजिशन along with its object make a prepositional phrase, ठीक है? तो group of words which work together are called preposition plus its object are called prepositional phrases। और prepositional phrase हमेशा preposition के साथ शुरू होती है, ठीक है? जैसे फिर phrasal verbs में preposition बाद में आ रही है, यहाँ पे देख रहे हो back up, seek out, preposition बाद में आ रही है, verb पहले आ रहा है, तो लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस में प्रेपोजिशन पहले आती है और फिर उसका ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करता है, ठीक है? मोस्ट प्रेपोजिशंस इंडिकेट टाइम, प्लेस और पोजीशन, ठीक है? इसके अलावा सम ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशंस दैट बिगिन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आर टू, ऑफ, एट, बिफोर, इन, फॉर, फ्रॉम। तो इस तरह से ये कॉमनली यूज्ड प्रेपोजिशंस हैं जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कंजंक्शंस भी हमने थरली डिस्कस किए थे, चेतन सर की क्लास में आपने किए हैं अच्छे से, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एंड यू हैव टू जस्ट बी फेमिलियर विद ऑल ऑफ दीज। अगर उसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन, हम अब इतना इलेबरेटली इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हमें ये पता है कि कंजंक्शंस हेल्प अस जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ठीक है? ऑल राइट, फैन बॉयज तो आपको याद होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का, और फिर इसके अलावा बिकॉज, व्हेन, बिकॉज, व्हेन, व्हाइल, एज, सिंस, ऑल्दो, व्हेनेवर, ये सब भी कंजंक्शंस का रोल प्ले करते हैं।
adverbs. All right, adverbs. अब जहाँ adjectives describe only nouns, adverbs तो और ज़्यादा powerful हैं. They describe verbs, adjectives और other adverbs. Okay? Adverbs ना सिर्फ verbs के लिए ऐड करते हैं, adjectives के लिए भी adjectives में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं और दूसरे adverbs को भी strengthen करते हैं. ठीक है? They answer the questions. क्या क्वेश्चंस आंसर करते हैं? हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और अंडर व्हाट कंडीशंस. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस. अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि क्या हम ये क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं. सम वर्ड्स आर ऑलवेज एडवर्ब्स. दे इंक्लूड नॉट, वेरी, ऑफन, हियर. जैसे वेरी तो कितना कॉमनली यूज्ड है. इट्स वेरी ब्राइट, इट्स अ वेरी ब्राइट डे. तो वेरी ब्राइट यानी कि जो एडजेक्टिव है उसमें ऐड कर रहा है तो एडवर्ब का रोल प्ले करेगा. वेरी is a very commonly used adverb. I'm sure you all agree. Very often end with adverbs. Very often end with ly, right? हमने ये भी देखा था ना कि कितने सारे words हमने last few weeks में देखे हैं जो adverbs हैं and mostly they end in ly. Okay. However, be careful, not all words ending in ly are adverbs. ठीक है? Not all words are ending in ly are adverbs. Okay. Like, he plays the flute beautifully. He generously distributed the food among the poor. Generously, beautifully are adverbs. इंटरजेक्शंस बहुत ही मतलब रेयर है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, बट इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इमोशन. जैसे हम बोलते हैं ना, वाओ, दिस इज अ फैंटास्टिक कार. तो वाओ एज सच डज नॉट प्ले एनी रोल. इट्स अ फैंटास्टिक कार अपने आप में स्टैंड अलोन सेंटेंस है, लेकिन वाओ उसको एक फीलिंग सी दे देता है, एक इमोशन सी एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, दैट यू रियली लाइक फैसिनेटेड. तो उस तरह से दे usually play the role of a filler. And I do not think कि इससे related आपको question आ सकते हैं, but it's not bad knowing, right? So these are called interjections. Okay, अब हम करते हैं इससे related exercises. हम थोड़ा सा टाइम लेके एक क्वेश्चन को पढ़ के आपने आइडेंटिफाई करना है. अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन राइट है तो थम्स अप, अगर नहीं तो लॉजिक समझेंगे कि किस लिए आपका आंसर राइट नहीं है एंड what are the methodologies to check your answer or to make the right choice. All right, make the right choice. फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं जो हमने बिगिनिंग में भी देखा था. I saw a woman walking along the road. अब यहाँ पे नाउन कौन बता सकता है कि नाउन्स क्या क्या हैं? सबसे पहले नाउन्स आइडेंटिफाई करते हैं. I क्या है? Pronoun. Saw, see, saw, seen. I saw a woman. Saw whom? A woman. Marker, noun marker. So woman is a noun. Noun marker. Woman is a noun. A is a noun marker. Noun marker the. So this is also a noun. ये तो हमारे क्लियर हो गए. Woman is walking. Noun. ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया. I saw a woman walking along the road. I saw, अब इसका टेंस चेंज करके देखते हैं कि ये जो वॉकिंग है ये क्या है एंड saw क्या है. I अगर फ्यूचर टेंस में बनाना हो तो आप क्या बोलोगे? I will see a woman walking along the road. वॉकिंग नहीं चेंज हुआ. I had seen a woman walking along the road. That means walking is not a verb. Saw is a verb. This is the verb. Walking is not a verb. Anyways, coming to the question, along हमारे लिए highlighted है. Along क्या है? Along क्या बता रहा है? अब हमें woman की क्वालिटी बता रहा है कुछ. नाउन की कोई क्वालिटी नहीं, ना रोड की क्वालिटी बता रहा है, नाउन की कोई क्वालिटी नहीं बता रहा. क्या उसके वॉकिंग स्टाइल, क्या उस सीइंग के बारे में कुछ बता रहा है? वर्ब के बारे में कुछ बता रहा है? नहीं, वर्ब के बारे में भी नहीं बता रहा. लेकिन अलोंग हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है कि वुमन, वेयर डिड ही सी द वुमन? वॉकिंग अलोंग द रोड. दैट मीन्स पोजीशन के बारे में बता रहा है
तो इट इज अ preposition. So along adverb नहीं है, adjective भी नहीं है, conjunction भी नहीं है, right? It's not joining two phrases or two words. एक statement बना रहा है और हमें woman की position बता रहा है कि कहाँ देखा. All right. Still waters run deep. Still waters, this is a noun phrase. किसके बारे में बताया जा रहा है हमें? Still waters. हमेशा जो सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का, उसका रोल हमेशा नाउन ही प्ले करेगा. नाउन सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है. एसेंशियली सो नाउन्स ही होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाते हैं. यहाँ पे स्टिल वाटर्स सब्जेक्ट और रन डीप प्रेडिकेट हो गया. अब प्रेडिकेट में रन हो गया, still waters will run deep, still waters have been running deep. तो run verb हो गया. अब verb की क्या क्वालिटी बता रहा है ये? Run deep. That means this is adding to this verb. How do still waters run? They run deep. And where do the still waters run? They run deep. So telling us the quality of the verb run. Right? यही था, यही मार्क किया था. ओके, लेट्स सी. शी एज वेल एज हर सिस्टर इज एंगेज्ड. क्या लिखा है आपने इसका? यही लिखा है, कंजंक्शन लिखा है. एज वेल एज टू कंपोनेंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ये कर रही है ये फ्रेज, शी को एंड हर सिस्टर को. इन दोनों को ज्वाइन करके इनके बारे में एक कंडीशन बताई जा रही है दैट बोथ ऑफ देम आर एंगेज्ड. लेकिन यहाँ पे वर्ब जाएगा जो उसको इमीडिएटली प्रीसीड करने वाला नाउन है. ऑल राइट, और प्रोनाउन. शी एज वेल एज हर सिस्टर इज एंगेज्ड. सो वेरी वेरी क्लियरली इट्स अ कंजंक्शन. यही मार्क किया था. चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस गोल्डन रिंग इज टू कॉस्टली टू परचेज. गोल्डन रिंग. तो क्या है यहाँ पे? नाउन क्या है? रिंग. रिंग की क्या क्वालिटी बताई जा रही है? दैट इट्स गोल्डन. दिस गोल्डन रिंग इज ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट गोल्डन, इट इज ऑल्सो टू कॉस्टली. टू कॉस्टली. दैट मीन्स द रिंग इज गोल्डन and costly. So costly is telling us about the ring. Is it telling us about the verb? No. It's telling us about the ring. It's telling us about the noun ring. And to will be adverb because it is adding to how costly? Too costly to purchase. तो costly क्या हो गया हमारा? Adjective. यही मार्क किया था. समझ में आ गया? The hunter aimed at the dove. Hunter ने aim कहाँ किया? At the dove. Right? तो फटाफट लिख दिया आपने preposition. Right? So it's a preposition telling us location कि कहाँ aim किया. All right. Aimed at the dove. She dyed her hair black. अब ये डाइड क्या है? शी क्या है? प्रोनाउन है. हर क्या है? प्रोनाउन है. हेयर ब्लैक. राइट, हेयर नाउन हो गया एंड एडिंग वैल्यू टू द नाउन हेयर. अब डाइड क्या है? वर्ब है. टेंस चेंज करके देखें. शी विल डाई हर हेयर ब्लैक. चेंज हो गया. सो डेफिनेटली इट्स अ वर्ब. Okay. Justice delayed is justice denied. Justice is the name of a quality. और वैसे justice को हम एक जज के लिए भी यूज़ करते हैं. But here justice is the name of a quality. न्याय जिसको हम कहते हैं. देर से दिया हुआ न्याय ना न्याय देने के बराबर है. तो name of a quality. So it's definitely a noun. Pronoun भी नहीं है, verb भी नहीं है और article भी नहीं है. No, it's not. Sorry. All right.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। चेन तो डेफिनेटली नाउन मार्कर मिल ही गया हमें, सो इट्स अ डेफिनेट नाउन। सो वेरी क्विकली, टेररिस्ट एक्सप्लोडेड द ब्रिज। द ब्रिज नाउन है, टेररिस्ट ये दो नाउन है, तो ये बच गया। बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, सो इट्स एसेंशियली अ वर्ब। लेट्स ट्राई एंड चेंज इट्स टेंस। टेररिस्ट विल एक्सप्लोड द ब्रिज, फॉर्म चेंज हो गया, सो इट इज अ डेफिनेट वर्ब फॉर्म। A burnt child dreads the fire. A and the are articles. So ये तो बहुत ही simple और straightforward था. All right. Let's do some comprehension today. जो अनसीन पैसेज का हम वो करते हैं, इसके थ्रू वोकैबुलरी भी थोड़ी हमारी रिफ्रेश होती है. ओके, लेट्स रीड एन आर्टिकल एंड देन आंसर द क्वेश्चंस जैसे हम करते हैं. A main component of NASA's search for evidence of life on Mars is the identification of biosignatures. जो एक मेन कंपोनेंट, जैसे हम पुर्जा बोलते हैं हिंदी में, कि एक मेन एलिमेंट जो नासा की सर्च का है, किस सर्च का? एविडेंस ढूंढने का कि लाइफ है मार्स पे, मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो नासा का मिशन चल रहा है, उस सर्च के लिए जो मेन कंपोनेंट नासा का है इस सर्च के लिए, वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो सिग्नेचर्स, की लाइफ के सिग्नेचर्स. बायो सिग्नेचर्स इज अ टाइप ऑफ बायो मार्कर, कि क्या लाइफ के कोई सबूत हैं वहाँ पे. तो क्या बायो का मतलब जैसे लाइफ बायोलॉजी हो गया, लाइफ साइंसेज हो गया, तो लाइफ के क्या कोई सबूत हैं मार्स पे, उसका तो उस सर्च का एक कंपोनेंट ये है नासा की सर्च का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो सिग्नेचर्स की पहचान करना. द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज इंडिकेटिव मार्कर्स, मतलब इशारा करने वाले मार्कर्स जो हमें ये सजेस्ट कर पाएं. इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है? सजेस्टिव, जिससे हमें सजेशन मिलती हो. तो जो मोस्ट कॉमन है इन इंडिकेटिव मार्कर्स में से, ऑफ एक्सटेंट और एक्सटिंक्ट लाइफ. एक्सटेंट होती है जो एग्जिस्ट कर रही हो, और एक्सटिंक्ट जो पेरिश हो चुकी हो, जिसके अभी कोई लाइव मेंबर्स नहीं हैं. तो उनके जो इंडिकेटिव मार्कर्स हैं इन दोनों टाइप की लाइफ के, वो क्या हैं? कार्बोनेट मिनरल्स. कार्बोनेट मिनरल्स क्या होते हैं? ऑथर आगे एक्सप्लेन करें. विच आर फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद अदर मिनरल्स एंड लिक्विड वाटर. तो कार्बोनेट मिनरल्स का होना इस रिसर्च के मुताबिक यही जताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और मिनरल्स और लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि ये इन तीनों कंपोनेंट्स की एब्सेंस में, इन तीनों कंपोनेंट्स में से किसी भी एक कंपोनेंट की एब्सेंस में कार्बोनेट मिनरल्स नहीं मिल सकते. ठीक है, तो जो एक मोस्ट कॉमन इंडिकेटिव मार्कर है एक्सटेंट यानी एग्जिस्टिंग या एक्सटिंक्ट लाइफ का, वो कार्बोनेट मिनरल्स है. इस रिसर्च में ये सजेस्ट किया गया. अ वाइडली हेल्ड बिलीफ, मतलब कि जो बहुत सारे लोग जिस चीज़ को मानते हों, इसके लिए क्या फ्रेज आपके सामने आ सकती है? कॉमनली हेल्ड बिलीफ, या प्रेवलेंट बिलीफ, या फिर बहुत ही पॉपुलर और एक्सेप्टेड बिलीफ. तो ये फ्रेजेस हैं जो इसके लिए सिनोनिमसली यूज होती हैं. तो वाइडली हेल्ड बिलीफ क्या है? अमंग एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जो डिस्कशंस करते हैं उसमें एक, या एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट में आपस में एक कॉमनली हेल्ड बिलीफ क्या है कि द प्रूफ ऑफ रनिंग और स्टैंडिंग लिक्विड वाटर कैन बी कंस्ट्रूड एज डायग्नोस्टिक एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. तो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो बायोलॉजिस्ट आउटर यूनिवर्स में लाइफ को स्टडी करते हैं. एक तो हमारे बायोलॉजिस्ट हो गए जो अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करें, एक जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को स्टडी करते हैं, स्पेशली जो यूनिवर्स में जो अदर प्लैनेट्स पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं उनको स्टडी करते हैं, उनकी जो पॉसिबिलिटी को स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट. तो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं आम तौर पे उन लोगों का मानना है, काफ़ी सारे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट का मानना है कि प्रूफ ऑफ रनिंग और स्टैंडिंग लिक्विड वाटर कैन बी कंस्ट्रूड, कि जो अगर रनिंग वाटर या लिक्विड वाटर का कोई भी प्रूफ मिल रहा है तो ये माना जा सकता है. कंस्ट्रूड का मतलब कि इसका मतलब निकाला जा सकता है. कैन बी सीन एज
डायग्नोस्टिक एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो ये डायग्नोस्टिक एविडेंस, जैसे इसको हम एक तथ्य की तरह ले सकते हैं, पहचानने वाले तथ्य की तरह ले सकते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर कहीं किसी दूसरे प्लैनेट पे मिल रहे हैं ये सबूत, तो ये पानी अगर मिल रहा है तो ये एक इशारा है कि किसी न किसी फॉर्म में लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, कि ये अब प्रूव कर दिया गया है। टू एस्टैब्लिश हियर इज बीइंग यूज्ड इन द सेंस ऑफ अप्रूव, कि ये बता दिया गया है, ये प्रूव कर दिया गया है दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेड प्लैनेट सरफेस कंटेन्स एरियाज ऑफ फ्रोजन वाटर। कि जो रेड प्लैनेट, यानी हम किसको बोलते हैं रेड प्लैनेट? टाइप कीजिए, किसको बोलते हैं? ऑफ कोर्स मार्स को, ठीक है। रेड प्लैनेट के सरफेस पे काफ़ी सारा एरिया है जहाँ पे फ्रोजन वाटर मिला है। और इससे क्या हुआ? it has led या has been leading some scientists to theorize that the climate of ancient Mars was hotter and wetter than today। और जब ऐसी मिले हैं एरियाज फ्रोजन वाटर के, तो इससे कुछ साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी बनाई है, क्या थियराइज किया है? IGE वर्ब फॉर्म, राइट। तो इन्होंने क्या थ्योरी बनाई है इससे रिलेटेड, कि जो एंशिएंट मार्स का क्लाइमेट है, जो आज से बहुत सालों पहले जो मार्स का क्लाइमेट रहा होगा, वो इससे ज़्यादा गर्म रहा होगा जैसा आज है, और इससे ज़्यादा नमी वाला, वेटर रहा होगा, पानी वाला रहा होगा आज के मुकाबले। विद अ ग्रीन हाउस लाइक एटमॉस्फेयर हैवी विद कार्बन डाइऑक्साइड। और इस सब का निष्कर्ष क्या निकाला है उन्होंने, क्या कंक्लूजन निकाली है? कि इसकी वजह से वहाँ पे ग्रीन हाउस लाइक एटमॉस्फेयर रहा होगा, राइट। जैसे हम बोलते हैं ना कि अर्थ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो वो क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जैसा वो आज है, इससे पहले वो ज़्यादा वार्म रहा होगा, ज़्यादा मॉइस्ट रहा होगा, और इसकी वजह से वहाँ पे ग्रीन हाउस लाइक एटमॉस्फेयर पॉसिबिलिटी डेफिनेटली होगी। और उसमें हैवी विद कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस भी डेफिनेटली रही होगी। इन दिस टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, ऐसे एटमॉस्फेयर में द एग्जिस्टेंस ऑफ वास्ट ओशंस सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ वुड हैव बीन अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी। और इस वजह से वो बोलते हैं कि इस तरह के एटमॉस्फेयर की वजह से ये बिल्कुल मुमकिन है कि वहाँ पे बड़े बड़े समुद्र या ओशंस रहे हों। Images of the landscape of Mars have lent support to these theory. To lend support means to support, की evidence की तरह पे, कि बैकअप जैसे बोलते हैं, कि ये जो है images हैं लैंडस्केप की मार्स की, उन्होंने इस चीज़ को बैकअप किया है कि ये थियरीज सही हो सकती हैं। But perhaps we are applying traditional criteria for diagnostic markers of life on Earth to another planet। पर ऑथर बोल रहे हैं कि पर शायद हम जो ट्रेडिशनल हमने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं, ट्रेडिशनल यार्ड स्टिक्स बनाई हुई हैं, क्राइटेरिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन। जैसे ION सिंगुलर है, IA प्लूरल है, राइट। तो जो बोल रहे हैं कि जो हमने ट्रेडिशनल, जो लॉन्ग फॉलोड हमारे स्टैंडर्ड्स हैं या नॉर्म्स हैं, हम वही अप्लाई कर रहे हैं दूसरे प्लैनेट पे, जो हमने अर्थ पे अपने, हम अर्थ को एक तरह से प्रोजेक्ट करते आए या अंडरस्टैंड करते आए हैं अर्थ को भी, कि भाई ऐसे बहुत तेज़ गर्मी होएगी तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इतने इससे ज़्यादा का टेम्परेचर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमने थीरीज़ बनाई हुई हैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे, तो वो के हिसाब से तो हमने अर्थ पे वो थीरीज़ लागू की हुई हैं। तो वो बोलते हैं कि शायद हम वही ट्रेडिशनल थ्योरीज दूसरे प्लैनेट पे भी लागू कर रहे हैं। बट what does he go on to say further? He says, and as new discoveries are teaching us, और जैसे जैसे नई नई खोज हो रही हैं, वो हमें क्या सिखा रही हैं कि our understanding of life on our own planet is limited, कि जो हमारी समझ अपने प्लैनेट को लेके है वो भी बहुत लिमिटेड है। हमें अभी इतना वाइडली अपने प्लैनेट के बारे में खुद ही नहीं पता है कि हम वही ट्रेडिशनल क्राइटेरिया फिर दूसरे प्लैनेट पे भी अप्लाई करें। ऑथर के हिसाब से ये समझदारी वाली बात नहीं हो सकती। सो
एंड सो इज अवर इंडेक्स ऑफ बायोसिग्नेचर। सो बोलते कि जैसे हमारे अर्थ के बारे में भी ऐसे न्यू डिस्कवरीज से रियलाइज कर रहे हैं हम कि हमारी अर्थ अपने प्लैनेट के बारे में भी लिमिटेड नॉलेज है, और हमारा जो बायोसिग्नेचर्स का इंडेक्स है वो भी उनके इस ऑथर के हिसाब से लिमिटेड है। हमें अभी कंप्लीट बायोसिग्नेचर्स नहीं पता है, और वो इसको कैसे सपोर्ट करते हैं आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स हैव रिसेंटली बीन फाउंड इन सम ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ये तो आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते होंगे कि एकदम जो इनहॉस्पिटेबल, मतलब ऐसे कि जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स बिल्कुल हमारी इमेजिनेशन थी कि नहीं एग्जिस्ट कर सकते, स्कॉर्चिंग टेम्परेचर्स में, वहाँ पे भी हमें माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स मिले हैं। तो वो थियरी तो ब्रेक हो गई कि भाई ये तो ऐसा एटमॉस्फेयर में तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे भी हमें माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स मिले हैं। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में और एनवायरमेंट्स में मिले हैं अपने ही प्लैनेट पे, हमें ऑन आवर ओन प्लैनेट, दैट साइंटिस्ट previously believed were completely inhospitable to the support of life। और एक टाइम था जब साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि ये तो बहुत ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल है, मतलब रहने लायक बिल्कुल नहीं है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे एक बार पहले बिलीव था कि यहाँ पे कुछ नहीं एग्जिस्ट कर सकता, वहाँ पे भी हमें माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स मिले हैं। तो इसके साथ साथ एविडेंस ऑफ रॉक ईटिंग माइक्रोब्स, कि जो माइक्रोब्स रॉक खा रहे हैं, पत्थर खा के जी रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं, इनफैक्ट फ्लरिश कर रहे हैं, हैज़ बीन डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट अ माइल बीनीथ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर के 1 मील नीचे ऐसे माइक्रोब्स मिले हैं जो कि पत्थर खा के जीते हैं, सर्वाइव करते हैं, फ्लरिश करते हैं, लिविंग इन द सीमिंगली डेड डीप फ्रीज ऑफ द अंटार्कटिक आइस। कहाँ पे? ओशन फ्लोर के 1 मील नीचे, और वहाँ पे जहाँ एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड, अंटार्कटिक में जहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर है, डेड डीप फ्रीज हुआ। अब यहाँ पे डेड क्या रोल प्ले कर रहा है? इट इज़ टेलिंग अस इन द सेंस इट्स बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जिसका मतलब है कि कंप्लीट। एक तो डेड बोलते हैं कि विदाउट लाइफ, राइट, लेकिन यहाँ पे किस तरह से यूज हो रहा है? एक एडजेक्टिव की तरह से, जो कि ऐड कर रहा है डीप फ्रीज के लिए कि भाई कंप्लीटली फ्रोजन। इस तरह से अंटार्कटिक आइस के वहाँ पे भी माइक्रोब्स मिले हैं। सच फाइंडिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट the idea that a specified delicate set of circumstances is necessary for the development and sustenance of life। तो ये फाइंडिंग्स जो हैं ये किस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं या रिफ्यूट करती हैं? कॉन्ट्रडिक्ट करना मतलब कि उसका खंडन करती है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसको रिफ्यूट करती हैं उस आइडिया को जो बोलता है कि भाई ऐसी कंडीशंस होंगी तो ही लाइफ सर्वाइव करेगी या लाइफ की सस्टेनेंस होएगी, लाइफ फ्लरिश करेगी। सस्टेनेंस के लिए क्या सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं? मेंटेनेंस, सब्सिस्टेंस, प्लीज मार्क देम। सब्सिस्टेंस, सपोर्ट। अगर आपको पूछा जाता है कि फाइंड व्हाट डज दिस वर्ड मीन फ्रॉम द पैसेज, सस्टेनेंस, सो मेंटेनेंस, सब्सिस्टेंस, सपोर्ट, ये आपको याद होने चाहिए। एंड लाइक द फॉर्म ऑफ हियर इन दिस सेंटेंस, डेड इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। कंप्लीट हियर एडवर्ब, अगर हम एडवर्ब की तरह कंप्लीटली या एब्सोल्युटली इसकी रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। राइट, कमिंग बैक टू दिस, तो वो इस थियरी का खंडन करती है। टू कॉन्ट्रडिक्ट इज टू रिफ्यूट। ऑल राइट, Q&A। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इमेजेस ऑफ द लैंडस्केप ऑफ मार्स, और ये हमें कंप्लीट करना है। लेट्स सी, जो इमेजेस हैं लैंडस्केप मार्स की, जो पिक्चर्स हैं वो किस चीज़ को सपोर्ट करती हैं या क्या एविडेंस देती है, ये हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और फिर डिराइव करते हैं। सपोर्ट दैट द क्लाइमेट ऑफ एंशिएंट मार्स वाज हॉटर एंड वेटर देन टुडे। गिव एविडेंस ऑफ रॉक ईटिंग माइक्रोब्स, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो क्लियरली नहीं है। आइडेंटिफाइज बायोसिग्नेचर्स, नो, राइट। Support the possibility of oceans similar to that of Earth? Yes, very clearly. If you go back to the passage, clearly ये mentioned है कि they first come up with this कि जो frozen water की instances मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े ओशंस, अर्थ जैसे ओशंस मार्स पे भी रहे होंगे, और इस थियरी को सपोर्ट करती है इमेजेस। ये जो इमेजेस हमें मार्स की लैंडस्केप की मिली हैं। Okay, so what's the answer? Let's mark it here. Support the possibility of ocean similar to
that of those on earth. The primary purpose of the passage का मेन पर्पस क्या है? Research for evidence of life on Mars. It talks a great deal about Mars, लेकिन किस तरह से वो अब मार्स के बारे में बात कर रहे हैं ऑथर? इन कंपैरिजन टू अर्थ, कि लाइफ ऑन अर्थ और लाइफ ऑफ मार्स के कंपैरिजन में, और कैसे हम अर्थ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किस तरह से कुछ हमारी धारणाएं गलत हो सकती हैं, इस चीज़ को कोरॉबरेट करते हुए ऑथर बात कर रहे हैं. बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कंप्लीटली एंटायरली. They are not talking about it. Identification of biosignatures, no. They mention biosignatures, पर एक supporting evidence की तरह. To dispute the possibility of the existence of any life on Mars? Of course not. They say otherwise, right? कि वो बोलते हैं कि possibility हो सकती है, क्योंकि अर्थ में भी, अर्थ पे भी, डीप ओशंस में भी हमें इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ मिली हैं अब रिसेंट रिसर्च के हिसाब से, कि जहाँ पे हमें पहले हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वहाँ पे भी हमें माइक्रोब्स के फॉर्म में लाइफ फॉर्म्स मिले हैं. सो ultimately, what is it that the author is trying to do? Lay emphasis on the need for understanding our earth better. कि हमने जो पहले धारणाएं बनाई हैं उसको भी ब्रेक करने का टाइम आ गया. कितनी चीज़ों ने, कितनी डिस्कवरीज ने उसे ब्रेक किया है. So we need to understand our own planet better to better understand other planets as well. Right. Areas of frozen water on Mars leads to the belief, जो फ्रोजन वाटर के एरियाज मिले हैं मार्स पे, वो किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं? द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स. दे डू सिग्निफाई दैट, बट दैट्स नॉट व्हाट द ऑथर इज सेइंग. ऑथर क्या बोल रहे हैं? ऑथर किस चीज़ के तरफ इंडिकेट करते हैं? जो बोलते हैं कि फ्रोजन वाटर के मासेस मिल रहे हैं, इसका मतलब अगर लिक्विड फॉर्म में, मतलब वो बोलते हैं कि इसका मतलब इससे गर्म रहा होगा, और इसकी वजह से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत पहले ग्रीन हाउस टाइप इफेक्ट मार्स पे रहा होगा. राइट. सो ग्रीन हाउस लाइक एटमोस्फियर हैवी विद कार्बन डाइऑक्साइड. तो दे लीड अस टू बिलीव कि मतलब ये नहीं, उसके बाद चाहे उन्होंने इमीडिएटली कुछ और कहा, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि दिस लीड्स अस टू दिस कंक्लूजन. यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी एलिमेंट्री टू द क्वेश्चन कि वेयर इज इट लीडिंग अस? इट इज लीडिंग अस टू द बिलीव दैट ग्रीन हाउस लाइक एटमोस्फियर हैवी विद कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्टेड ऑन मार्स. ठीक है, क्लियर हो गया. सो व्हेन दिस इज राइट, ऑब्वियसली दीज आर रॉन्ग. सारे तो हम मार्क नहीं कर सकते, सबको डार्क नहीं करके आना है. Which word is similar in the meaning to inhospitable? ये हमको पता है कि जहाँ पे लाइफ फॉर्म सर्वाइव ना कर पाए, जो कंड्यूसिव ना हो लाइफ फॉर्म्स के लिए, दैट इज इनहॉस्पिटेबल. तो उसका मतलब क्या होगा? हॉस्टिल का मतलब क्या होता है, या हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जो कंड्यूसिव ना हो, जो कंफर्टिंग ना हो. सो ऑब्वियसली ये हमें पता ही है. फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, फीबल का मतलब कमज़ोर, मॉइस्ट का मतलब नमी वाला. सो ऑब्वियसली दे डू नॉट come near the meaning, anywhere near the meaning of inhospitable. Which word is opposite in the meaning to contradict? Contradict का मतलब हमने अभी समझा था. Contradict का मतलब खंडन करना, refute करना. So refute is a synonym, right? This is not an antonym. हमने antonym ढूंढना है contradict का. To sympathize, सहानुभूति रखना, डेमोन्स्ट्रेट करना, समझाना, दिखाना. राइट. कॉन्ट्रडिक्ट का ऑपोजिट होगा कोरॉबरेट करना. जहाँ कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है खंडन करना, रिफ्यूट करना, वहीं कोरॉबरेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, अपनी बात को सपोर्ट करके एविडेंस के साथ प्रूव करना. When we contradict something, we try to prove it wrong. When we corroborate something, we try to prove it right. And you're always right. But remember, knowledge is not power. What is? Implementation of the knowledge is power. तो जितना भी सीख रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसको assimilate कीजिए, उसको incorporate कीजिए. That is when you'll feel powerful. सिर्फ सुनने से नहीं, हमें काम पे भी लगना है, जुटना है. All right. Thank you very much for watching this lecture. Really, really wonderful to have you in my class. So all the very best for your preparation all the time. Keep putting in hard work as well as smart work. All right. Have a great evening.